सेटअप वगैरह को आज के लिए इग्नोर कर लेना, क्योंकि किसी तरीके से मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ आज बहुत सारी दिक्कतों के बाद में, इसलिए वीडियो बहुत डिले हो गई है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मंडे नाइट रॉ से। तो आज की जो रॉ की स्टार्टिंग है वो हमको जजमेंट डे के साथ देखने को मिलती है, और जजमेंट डे के जो फिन बैलर है वो यही कह रहे होते हैं कि मेरा जो है आई क्विट मैच है, जो एज है वो पहले भी आई क्विट कह चुका है, तो फिर वो ऐसा फिर से कर देगा। मतलब फिन बैलर बहुत हल्के में ले रहे हैं एज को। डेमन पीस भी कह रहे हैं कि हाँ भाई, जब एज ऐसे बोलेगा ना आई क्विट, तो हमको ये सुनने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। यही सारी ये बातें चल रही है। डोमिनिक जैसी माइक लेते हैं तो क्राउड ने हुज योर डैडी के चैंट लगाए। इस बार जवाब लेके तैयार थे वैसे यहाँ पे जो हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मेरा बाप रे मिस्टीरियो नहीं है। उन्होंने कहा ये मेरी फैमिली है, ऐसा करके उन्होंने आज बिल्कुल क्लियर तरीके से बोल दिया है। तो मतलब अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा नेचुरल होना शुरू किया है डोमिनिक मिस्टीरियो ने। अभी तक ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनके ऊपर अभी भी जिम्मेदारी आई है ना, तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट आज वो चीज़ जो है नहीं देखने को मिलती है हमको। अब ये जो सारी चीज़ है वो आज क्योंकि शो के ऊपर जजमेंट डे का मैच होना था अगेंस्ट रे मिस्टीरियो एंड एजे स्टाइल्स, तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है दोनों बंदे आते हैं, इन्होंने जो है रिंग में आके चार्ज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इनका जो मैच है वही शुरू हो जाता है। अगेन वही बात है, जजमेंट डे इस समय काफी उनका स्टॉक ऊपर चल रहा है। मिस्टीरियो और एजे स्टाइल्स की कोई ऐसी टीम तो है नहीं जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये हराएगी, क्योंकि ये एक्चुअल में सुपरस्टार्स तगड़े हैं, लेकिन कोई टीम के मामले में वैसे नहीं है। तो होता क्या मैच के अंदर, विक्ट्री जजमेंट डे की हो जाती है। कैसे रिंग साइड के ऊपर फिर से डोमिनिक अपना वही खेल खेल रहे हैं कि मेरे बाप ले मुझे मार, ऐसे करके वो कर रहे हैं। तो उसका जो रिंग के अंदर भुगतान है वो देना पड़ जाता है एजे स्टाइल्स को, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। और उसके बाद जो है एंड में कूडी ग्रास फिनिशर लगा के एजे स्टाइल्स के ऊपर फिन बैलर ने विक्ट्री ले ली, यानी कि जजमेंट डे जीत जाती है। अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि जो एजे स्टाइल्स हैं उनको गुस्सा आ गया रे मिस्टीरियो से कि भाई ये बंदा मुझे बीच में छोड़ के कैसे चला गया। उन्होंने उसके बाद जो धक्का मुक्की कर दी मिस्टीरियो के साथ में। फिर भाई मिस्टीरियो वहाँ से जा रहे हैं और एजे स्टाइल्स को जो है जजमेंट डे ने मिलकर फिर से फोड़ दिया। मतलब कि फिन बैलर हाथ धो के अच्छे से बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं एजे स्टाइल्स के। भले वो कह रहे हैं कि मैं जो है दोस्त हूँ एजे स्टाइल्स का, मैं अच्छा बंदा हूँ, और वो स्टिल जो ऑफर ऐसा लग रहा है कि रख ही रहे हैं एजे स्टाइल्स के सामने, बट हाँ उनको फेरने का काम भी उन्होंने बढ़िया तरीके से किया। इसके बाद गाइस हमको बॉबी लेस्ली और मुस्तफा अली का मैच देखने को मिलता है। मैच बिल्ड कैसे हुआ, बैक स्टेज से बॉबी लेस्ली नेम भी ड्रॉप करते हैं तगड़े तगड़े, जैसे कि सेथ रॉलिंस का नाम वो ले रहे हैं, वो नाम ले रहे हैं रोमन रेंस का, ब्रॉक लेसनर का वो नाम ले रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि हम मेरे को तगड़ा बंदा चाहिए, तो अली आते हैं कहते हैं मैं हूँ तगड़ा। बॉबी लेस्ली सीरियसली लेते नहीं, लेकिन अली ने जिस तरीके से ऐसे करके पॉइंट किया जिस बॉबी लेस्ली की चेस्ट के ऊपर, बॉबी लेस्ली कहा कि चल बेटा आज तो देख लेता हूँ। रिंग के अंदर वो जाते हैं और देख भी लिया। मैं ये कहूँगा कि एजे स्टाइल्स को सही दिखाया, मतलब ये नहीं कह सकते कि उनको वीक दिखाया, उनको सही दिखाया कि हाँ वो रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए बॉबी लेस्ली से। लेकिन हाँ ऑब्वियसली विक्ट्री यहाँ पर एंड में बॉबी लेस्ली को ही मिलती है और उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। बट सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर आकर बॉबी लेस्ली के ऊपर अटैक किया, एक नहीं दो बार स्टॉम्प लगाया, एक बार बेल्ट के ऊपर भी लगाया, और उसके बाद वो हंस रहे होते हैं। इसके बाद जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच भी सेटअप कर दिया नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के लिए, बॉबी लेस्ली और सेथ रॉलिंस के बीच में। ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई सेथ रॉलिंस के ऊपर एक टाइटल रख सकती है, क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा ही इस वाली पिक्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है सेथ रॉलिंस के चैंपियन बनने की। लेकिन फिलहाल जो फोकस है सेथ रॉलिंस का वो रिडल के ऊपर है। वो रिडल मतलब के बारे में बात करते हैं कि आज क्योंकि वो जो है आएंगे आमने सामने, लेकिन टच नहीं कर सकते दोनों एक दूसरे को, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है किया था। अब जो है सेथ रॉलिंस आके अपने आप को फिर से फाइट पिट मैच का किंग बता रहे हैं, विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ रॉलिंस करके वो अपने आप को बता रहे हैं। रिडल कहते हैं ओ भाई तूने अभी तक कोई मैच नहीं लड़ा, तू कैसे अपने आप को इसका किंग कह रहा है। इसके बाद जो उनके बीच में एक्सचेंजेस हुए वो काफी पर्सनल थे, क्योंकि सेथ रॉलिंस का वो जो थीम ऐसे गाता है पूरा क्राउड, उस पर ब्रो ने कहा कि ब्रो करके तुम ऐसे गाओ, इस पर क्राउड गा भी रहा होता है। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं हाँ तुम्हारा तो डिवोर्स हो चुका है, तुमको तो ऐसा मौका वगैरह मिलता नहीं होगा ना ऐसे गाना वाना गाने का अपने बच्चों के सामने, जो बहुत पर्सनल अटैक था। फिर पर्सनल अटैक की बारिश रिडल की तरफ से भी शुरू होती है। वो सेथ रॉलिंस के बारे में कह रहे हैं कि हाँ हर नंबर में ना दूसरे पे ही आता है। अगर बैकी तूने मेन इवेंट लास्ट टाइम कब किया था, ओ तूने तो किया ही नहीं, तेरी वाइफ ने कर दिया मेन इवेंट। फिर वो रोमन रेंस से भी कहते हैं कि कैसे रोमन रेंस ने तुझे स्मैश किया, तू वहाँ पे नंबर 2 पर आया और तू मेरे साथ भी सेकंड नंबर ही है, क्योंकि फाइट पिट के अंदर मैं ही तुझे हराऊंगा। तो ऐसा कहा कि उन्होंने जो पर्सनल शॉट ले लिए। अब मार पीट तो हो नहीं सकती थी इनके बीच में, तो डैनियल कॉर्बिन टाइटनट्रॉन से आते हैं। हाँ ये बहुत सही किया भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई तुमने, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपीयरेंस देके इन पर्सन आएगा, लेकिन वो चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं करी। टाइटनट्रॉन के ऊपर आते हैं जो कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो थी, तो वो और भी ज़्यादा मुझे बकवास लगा कि फिर तो लाते ही ना, फिर तो रिडल और सेथ रॉलिंस के बीच में कुछ दिखा देते, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। लेकिन हाँ अगर नहीं आ सकते, शेड्यूल नहीं है कॉर्मियर का, तो फिर क्या ही कर सकते उसके बारे में। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, डैनियल कॉर्मियर बता रहे हैं कि नहीं तुम ऐसे बनते हो, मतलब वो एक तरीके से दोनों को हाइप कर रहे हैं इस मैच के लिए। बाद में एंड में जाके सेथ रॉलिंस रिडल एक दूसरे को मारते तो नहीं है, लेकिन हाँ सेथ रॉलिंस ने जो टोपी है रिडल की वो उड़ा के नीचे गिरा दी और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। मतलब सेथ रॉलिंस ने स्टेटमेंट जो है दे दी थी यहाँ पे। कैंडिस लेरे और डेकोटा काय का यहाँ पे मैच होता है, एंड ऑब्वियस बात है यहाँ पर कैंडिस लेरे अभी आई हैं टेलीविजन के ऊपर, उनको भी तगड़ा दिखा रहे हैं। बट
मेरे को यार विमेंस डिवीजन पे पता नहीं ये बेली वाली जो फैक्शन है इनके काम इतने रिपीट ज़्यादा होते हुए क्यों लग रहे हैं, या फिर इनको बहुत हद से ज़्यादा फीचर कर रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर आज भी देखो तो बहुत बार इनको दिखाया, बुरा नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं। मतलब समझ रहे होगे आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। ये इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसको इतना ज़्यादा टीवी टाइम मिल रहा है रॉ के ऊपर, और आई थिंक इस वजह से बहुत सारे लोगों को बोरिंग भी लग रही होगी। मुझे आप लोग बताना कि क्या आपको ऐसा लग रहा है या फिर नहीं। लेकिन ये जो है इनके बीच में सिंगल्स मैच WWE ने आज भी किया था। नेक्स्ट जो मस्त चीज़ आती है वो ओटिस और जॉनी गार्गानो की थी, जहाँ पे इनके बीच हमको मैच देखने को मिलता है। और भाई जॉनी गार्गानो को के साथ तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, क्योंकि उनके ऊपर सभी लोग आ गए एंड में, तो उनका और ही अच्छे से बाजा बजा दिया जब शेरी भी आ जाते हैं और सारे मिलकर अटैक कर रहे हैं। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में भाई जो भी कहो, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग बंदा हो रहा है आजकल। ब्रॉन स्ट्रोमन ने जो चैट गेबल के साथ मैच किया, सबसे पहले तो चैट गेबल की बात करता हूँ, कितने इंप्रेसिव लग रहे हैं यार वो। मतलब सुप्लेक्स उन्होंने लगा दिया ब्रॉन स्ट्रोमन को वो गिरा रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी मस्त लगी। हालांकि एंड में ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपना पावर बम लगा के पटक दिया। ओटिस ने भी इस मैच में खलल डाली, उन्होंने भी जिस तरीके से उड़ाया ब्रॉन स्ट्रोमन को। और ब्रॉन स्ट्रोमन बहुत ज़्यादा एथलेटिक नजर आ रहे हैं, वो भागते हुए जो रिंग के नीचे से स्लाइड किया उन्होंने, मतलब कि अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स ना कर पाए, वो जो ब्रॉन स्ट्रोमन इतने बड़े साइज के साथ कर रहे हैं। तो ये मैच मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा, काफ़ी एंटरटेनिंग था और काफ़ी ज़्यादा इसको देखने में मज़ा भी आया। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है यहाँ पे, फिर से अगेन बेली वाली चीज़ आ जाती है। वो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर तो वो होंगी ही। अब यहाँ पे इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, तो बेली यही बता रहे हैं कि मैं भी पहली तरह हुआ करती थी, मेरी भी ऐसे पोनी टेल थी, ये वो, मेरे को भी क्राउड पसंद करता था, मेरे बारे में साइन लेके आता था, ये सभी चल रहा है। लेकिन इवेंचुअली इसका मतलब ये होता है कि बैक स्टेज से जो बियांका ब्लेयर के साथी हैं एलेक्सा ब्लिस और आस्का, उनके ऊपर अटैक हो जाता है। और आस्का की तो टांगी अच्छी तरीके से तोड़ दी, वो कैंडो स्टिक वगैरह भी लेके आ रही है, ये सब भी होता है शो के अंदर। लेकिन हाँ, ये इसलिए था कि मैच में जो है सेटअप हो गया एलेक्सा ब्लिस और ईओ स्काई का मैच शो के मेन इवेंट के लिए। सोलो सिकोवा और एंजेलो डॉकिंस का भी मैच था। अभी किस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से बनता है कि बैक स्टेज जो है स्ट्रीट प्रॉफिट्स खड़े हुए होते हैं और सोलो सिकोवा, इनके बीच में ऐसे बातें चल रही हैं। जो उसो सैमी ज़ेन स्टिल ऑब्वियसली सेम पेज के ऊपर नहीं, आपको पता ही है। और इसका असर जो है हमको मैच के अंदर भी देखने को मिलता है। असर ये होता है कि एक मौके पर सुपर किक लगाने के बाद सोलो सिकोवा जीत जाते, लेकिन क्योंकि सैमी ज़ेन और जे उसो एप्रन पर खड़े होकर बात कर रहे थे, तो रेफरी का सारा फोकस वहीं पर होता है। तो सोलो सिकोवा को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अब इसके बाद जो है सोलो सिकोवा ने अपना स्पिनिंग सोलो लगा के मैच में विक्ट्री ले ली। एंजेलो डॉकिंस दोनों उसोस के ऊपर कूद गए, तो और सैमी ज़ेन हट गए वहाँ से, तो ये बड़ी एक नोट करने वाली बात थी। और शो के मेन इवेंट के अंदर एलेक्सा ब्लिस और ईओ स्काई का मैच होता है। यहाँ पे अगेन जो सारी वो है क्या कहते हैं आउटसाइड इंटरफेरेंस, वो दबा के हो रही है। और कुल मिला के इनको एक सीन बनाना था, और सीन ये था कि बेली और उनके साथ साथ जो डेकोटा का ईओ स्काई है लैडर के ऊपर चढ़ी हुई है, बीच में बेली के पास चैंपियनशिप रेस की और साइड में वो सब है, और इस तरीके से शो एंड होता है। ये बहुत ज़्यादा फोर्स हो रहा है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। पर्सनली मंडे नाइट रॉ के ऊपर अच्छी चीज़ें थी, लेकिन अच्छी चीज़ों से ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी शायद जिसके बारे में मैं इतना केयर नहीं करता। मुझे ऐसा लगा, ये नहीं कह रहा कि कोई घटिया शो है, स्टोरी लाइन वाइज देखा जाए और बुकिंग के हिसाब से देखा जाए तो सही है सब, यहाँ पे कोई दिक्कत निकालने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो अपने पसंद की बात होती है, हर किसी का फ्लेवर अलग होता है। किसी को आइसक्रीम में चॉकलेट पसंद होती है, किसी को वैनिला, वो आपको बताइए। तो उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ज़्यादा हुई, एंड आई थिंक मुझे वो उतनी पसंद नहीं है। बाकी हो सकता है आप लोगों को आ जाए, लेकिन हाँ, शो पर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि मैं गलत निकालूँ कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि सेंसिबल चीज़ थी। और आई थिंक इसके पीछे रीज़न ट्रिपल एच है। नेक्स्ट गाइस, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताता हूँ। रॉयल रंबल ने जो है एक रिकॉर्ड बना लिया है 25,000 टिकट्स बेचने का, और यह है सेटिंग अप फर्स्ट ऑन सेल वीकेंड रिकॉर्ड, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। तो रॉयल रंबल की जो टिकट सेल्स है वो अभी आते के साथ ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रही हैं। इवन इसके अलावा और भी कुछ बातें आपको बताने के लिए, जैसे कि ऑस्टिन थ्योरी ये कह रहे हैं कि वो लाइव इवेंट के अंदर भी कैश इन कर सकते हैं, और शायद वो करेंगे भी, क्योंकि ऐसा किसी ने किया नहीं है। उनके पास अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों ना वो लाइव इवेंट के अंदर कैश इन करेंगे तो कितनी स्पॉटलाइट आएगी उनके ऊपर, ये नोट करने वाली बात होगी। कोडी रोड्स अभी जब इंजर्ड हुए थे तो उस टाइम पर विंस मैकमैन कंट्रोल में थे, और रिपोर्ट्स ये हैं कि विंस मैकमैन का ऐसा कोई प्लान ही नहीं था कि वो वापस से लाके कोडी रोड्स को चैंपियन बनाएंगे। ये उस टाइम पर विंस मैकमैन का सोचना था। तो ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी कि हम सबको लग रहा था कि कोडी रोड्स इंजर्ड है, वापस आएंगे तो हाँ चैंपियनशिप तो मिलेगी, लेकिन विंस मैकमैन के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। अब देखते हैं ट्रिपल एच के आने के बाद से क्या थिंकिंग और थॉट प्रोसेस में चेंज आया। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी आपको बताता हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि रोमन रेंज की तरफ से कही गई है। ड्रू मैकिंटायर ने एक इंटरव्यू के अंदर रिवील किया कि मुझे तो बहुत तगड़ा क्राउड लगा था जो मैंने क्लैश एट द कैसल के अंदर मैच किया, लेकिन मैंने सोचा क्या मुझे ही लगा या फिर रोमन रेंज को भी लगा, क्योंकि रोमन रेंज को तो ऑलरेडी रेसलमेनिया कितनी बार मेन इवेंट करने का एक्सपीरियंस है। तो गाइस आप लोग शॉक हो जाओगे रोमन रेंज ने क्या कहा। रोमन रेंज ने कहा कि मैंने ऐसा क्राउड भी पहले कभी नहीं देखा, इतना ज़्यादा जो लाउड है ये क्राउड मैंने भी आज तक कभी फील नहीं किया जो मैंने क्लैश एट द कैसल के अंदर ड्रू मैकिंटायर के सामने किया। ऐसा खुद रोमन रेंज ने ड्रू मैकिंटायर से कहा, ड्रू मैकिंटायर के पूछने पे। तो भाई
अब देख ही सकते हो आप, जो रोमन रेंज जैसे बंदे को लग रहा है कि अरे भाई ये क्या क्राउड था, तो फिर ड्रू मैकिंटायर को तो वो लगेगा ही, क्योंकि रोमन रेंज के एक्सपीरियंस उनसे ज़्यादा हैं। और आप लोग ये भी मान सकते हो क्लैश एट द कैसल का यानी कि यूके का जो क्राउड है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट रहता है। आज की वीडियो कैसी यहीं तक की थी, सेटअप वगैरह ऐसी है तो उसको इग्नोर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।